Hello, students. Today we will discuss the concept of salon ownership, which is a part of Unit 7, Unit 7.1. छात्रों, आज हम अपना सिलेबस BC 203 का हिस्सा 7.1 जो कि सैलॉन ओनरशिप से संबंधित है, यानी कि हम कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो उसके स्वामित्व से संबंधित ये पीपीटी प्रेजेंटेशन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा जो बीसी का सिलेबस है, जो कोर्स है, वो डिज़ाइंड है स्वरोजगार के लिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ सब कलेक्ट कर लेते हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं। उसके एक दूसरा विकल्प देने के लिए कि आदमी या छात्रा जो है वो अपना खुद रोज़गार प्राप्त कर सके, अपना कुछ खुद शुरू कर सके या फिर कहीं ऐसी जॉब कर सके जहां उसे अर्निंग की कुछ ओपनिंग्स मिली। Salon owners are also often people who have worked as hairstylists or nail technicians for many years. ज़्यादातर लोग जो सैलून्स खोलते हैं आजकल वह व्यक्ति होते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में, नक्श के क्षेत्र में, बालों के क्षेत्र में, स्टाइलिंग के क्षेत्र में काफ़ी समय से होते हैं। After they had built up a customer base, they take their customers with them to their own salon. अब इन जो दक्ष व्यक्ति हैं, जो काम जानते हैं, उनसे बहुत कस्टमर्स प्रसन्न होते हैं और वो अपना स्टाइलिंग है, हेयर कटिंग है, जो भी उन्हें ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने हैं वो उसी व्यक्ति से कराना पसंद करते हैं, उसमें उन्हें कंफर्ट लगती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कुछ साल का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं कहीं काम करते हुए, वह अपना खुद का सैलून खोलते हैं और वहाँ पर अपने पुराने ग्राहकों को स्वतः ही ले जाते हैं। However, this is not the only method of helping people become beautiful and to feel good about themselves. पर यही एक तरीका नहीं है जिससे कि एक सैलून की मालिकाना शुरुआत की जा सके। आप सैलून में एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि खुद का सैलून हो, खुद का सेटअप हो, खुद की अधिक आय हो और मनमर्जी से आप रेगुलेट कर सकें अपने काम को और साथ ही साथ आप कुछ लोगों को रोज़गार भी दे सकें और अपने ग्राहकों को बेहतर दिखने में मदद कर सकें। टाइप्स ऑफ ओनरशिप। अब हम आने वाली पीपीटीज़ में देखेंगे कि किस तरह का स्वामित्व एक ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर खोलने वाला व्यक्ति रख सकता है। और जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी एकल स्वामित्व वाले सैलून्स। ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय द सैलून गो टू द इंडिविजुअल ओनर। इस तरह के जो सैलून होते हैं एकल स्वामित्व वाले, उसमें जो भी मुनाफा होता है वो पूरा का पूरा मालिक को जाता है। Profits can come from renting booths to licensed hair technicians or selling hair and skin care products to customer. इससे जो मुनाफा होता है वो अपने क्षेत्र में कुछ इलाके को, कुछ कुर्सियों को, कुछ हिस्से को किराए पर दे के और लोगों को, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट को, या फिर कुछ हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने लग जाएं अपने शेल्फ्स के ऊपर, उससे भी प्राप्त किया जाता है। Owners are also responsible for the losses and tax burden the business incurs. इसमें जो मालिक है वो घाटे के लिए भी जिम्मेदार है और जो कर अदायगी है वह भी इसी व्यक्ति को करनी है। The beauticians who rent booths in the shop are responsible for their own tax burden and are considered self-employed. जो सौंदर्य प्रसाधक हैं आपके यहाँ, जिन्हें आपने किराए पर कुछ कुर्सियाँ दे रखी हैं, कुछ जगह दे रखी है, वो खुद अपना टैक्स देते हैं और वो खुद ही अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। द ओनर इज़ द क्रिएटर, मैनेजर एंड मार्केटर फॉर द बिजनेस। जो मालिक है वह सृजन करता है, वह प्रबंधन करता है और वो खरीद बेच की जो प्रक्रिया है वस्तुओं की, उत्पादों की, सेवाओं की,
उसके लिए जिम्मेदार होता है। When he retires, the business has little value without him. जब वो अपना बिजनेस समाप्त करता है तो सब कुछ उसी के साथ समाप्त भी हो जाता है। अब हम उससे ऊपर के लेवल का बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि प्रगति जीवन का नियम है पार्टनरशिप्स, यानी साझा व्यापार। A partnership in a salon means that two people have signed a contract to share the profits and responsibility in the salon. साझा व्यापार का मतलब है दो या हो सकता है दो से अधिक व्यक्ति हैं जो आपस में एक करार करते हैं लिखित रूप में, जिसमें वह पैसा, मुनाफा और जिम्मेदारियों के बंटवारे के बारे में आपसी तालमेल बिठाने की बात करते हैं। If a customer is injured by chemicals exposed to the hair or salon, both parties are held liable. यदि कोई हानि होती है, कोई ग्राहक को हानि होती है, तो जो पार्टनर्स हैं उस सभी की जिम्मेदारी उसके ऊपर, देनदारी उसके ऊपर आती है। The salon continues to function if owner is away for an extended period of time. अब क्योंकि कई लोग इसमें दो या उससे अधिक साझेदार हैं, किसी रीज़न से सैलून का मालिक कहीं चला जाता है तो भी बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहता है, क्योंकि अन्य व्यक्ति है। देयर इज अनदर पर्सन मैनेजिंग द बिजनेस हु हैज इक्वल स्टेट इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस। जो आपका साझेदार है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मुनाफे और घाटे के अंदर साझा है, तो कोई समस्या की बात ही नहीं आती। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओनरशिप्स कैन अलाउ यू टू वर्क विद अप टू 75 पार्टनर्स इन सम स्टेट्स। कई राज्य हैं जहाँ एक नहीं अनेक पार्टनर्स रखे जा सकते हैं। भारत में इसकी संख्या कुछ बिजनेसेस में 50 तक है, किसी में 20 तक है, और विदेशों में 75 तक पार्टनर्स इसमें हो सकते हैं। और इसके अंदर एक लिखित रूप में करार होना, लिखित रूप में साझा कार्यक्रम तय होना बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें मुकदमेबाजी आदि की भी समस्या आ सकती है आने वाले समय में। जब तक मुनाफा होता रहता है सब खुश रहते हैं, पर कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि हमें बिज़नेस बंद करना हो, बिज़नेस समाप्त करना हो, हमें कोई दूसरी नई शुरुआत करनी हो, तो लिखित रूप में ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए जाएं कि उस समय कोई समस्या पार्टनरशिप्स के अंदर ना आती हो। कॉरपोरेशंस, ये उससे भी बड़ा स्वरूप है, और आजकल जितना पैसा अच्छा लगने के बिज़नेस में है उतना बहुत कम अन्य बिज़नेसेस में है। तो हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखते हैं कि कॉरपोरेशन एक बड़ी कंपनी का रूप कैसे ये व्यवस्था ले सकती है। सैलून्स हैव द ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट इन ए नंबर ऑफ वेज। अनेक प्रकार से ऐसा हो सकता है। फर्स्ट, द प्राइमरी पार्टी शुड कंसिडर गेटिंग एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर। यू मे नीड अ लॉयर टू हेल्प विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। अब आप एक कंपनी, एक ब्यूटी सैलून की कंपनी, सौंदर्य प्रसाधन की एक कंपनी बनाने की सोच रहे हैं, आपको यहाँ पे कानूनी रूप से दक्ष एक वकील को लेना पड़ेगा। आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो कंपनी फॉर्मेशंस के बारे में जानता हो, उसको रखना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन इज़ आइडियल फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स दैट हैव मोर देन 2 ओनर्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मालिकाने हक रखेंगे। Incorporations limit the liability of the principal members of the corporation in the events of customers' hair completely falls out, or a beauty product you may sell him gives them a rash. अब यहाँ क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। जो पहले 2 स्वरूप हमने देखे थे ब्यूटी सैलून ओनरशिप के अंदर, उसके अंदर क्या था, असीमित नुकसान हो सकता था, पर यहाँ पे आपने इस वाले इनकॉर्पोरेशन या लिमिटेड कंपनी बनते ही सीमित देनदारी का अस्तित्व आ जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने जितनी पूंजी लगाई उससे अधिक का आपको हानि नहीं हो सकती। इसके बारे में एडवर्ड इज़क-रात कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी और बाय गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड विच इज़ कॉल्ड ओनरशिप कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन, व्हेन देयर इज़ नो सिंगल ओनर and all the hair techs want a piece of the business, you can establish what is called employee owned corporation. यानी ये कहते हैं कि कर्मचारी द्वारा ही ओन्ड एक संस्था बनाई जाए
जहाँ सबकी जिम्मेवारी हो, कुछ नुकसान हो तो सभी की देनदारी हो और लोग उसे अपना काम समझ के करें। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि इस तरह का सैलून ओनरशिप भारत के अंदर आज के समय में बहुत ज़्यादा सुंदर भविष्य लेकर आया है। क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे। One of the most difficult tasks for new salons is getting customers to visit the salon regularly. कोई नया सैलून खुलता है तो उसके अंदर ग्राहक एकदम अपने आप पहुंचने नहीं लगता, उसके मन में संशय होता है। बिकॉज पीपल्स लुक, स्किन, हेयर एंड नेल्स आर इम्पॉर्टेंट टू देम, दे मे नॉट बी ट्रस्टिंग ऑफ अ न्यू ब्यूटिशियन। लोग एक नए व्यक्ति को अपने शरीर, बाल, नाखून, त्वचा, इसकी जिम्मेदारी देने से डरते हैं। वो पहले से किसी के साथ कंफर्ट जोन में होते हैं जिससे वो ये सब ट्रीटमेंट्स कराते हैं। आजकल तो पुरुष भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, हेयर डिटैन कराते हैं, हेयर स्टाइलिंग कराते हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो नए व्यक्ति पे पहुंचने में, नए सैलून जो देखने में भले ही अच्छा हो, कतराते हैं। द कॉर्पोरेट सैलून फ्रेंचाइजी आइडियली already has an established brand and possibly a loyal customer base. अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी का मतलब समझ में आता है। कोई ऐसी चेन है, एक श्रृंखला है ब्यूटी पार्लर्स की किसी नाम के अंदर, जैसे हबीब्स की है या कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ किसी और नाम से है, तो उसका एक नाम है और उसके कुछ ग्राहक हैं। शहनाज हुसैन है जैसे एक नाम, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो उसके कुछ लोग होते हैं जो उसके नाम से परिचित होते हैं। लोगों ने उसकी सेवाएं कहीं ना कहीं किसी और शहर में, शहर के ही दूसरे इलाके में ली होती हैं, और वह अब फिर कोई नया उसी नाम से खोलता है तो वहाँ जाने में वो कंफर्ट महसूस करते हैं। दिस they will handle the majority of the advertising costs, so it reduces the expense of the salon owner. यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है वो भी जो मुख्य चेन है, उसका मालिक है, जिसने अपना नाम आपको यूज़ करने के लिए दिया है, वह करता है। तो वो खर्चे भी वो उठाता है और आपके काम से, आपके मुनाफे से एक हिस्सा लेता है। उसके बदले में आप उसका नाम यूज़ कर सकते हो। The salon owner may be responsible for paying a monthly fee to the franchisee for leasing the facility, the brand name, patenting equipment or intellectual property use. अब आपने उसका नाम लिया, आपने बोर्ड पे उसका नाम लिखा, उसके बदले में ना आपने हर महीने उसको कुछ पैसा दिया। वो अपना ब्रांड नेम भी देगा, वो कुछ मशीनें भी दे सकता है, वो अपने सौंदर्य प्रसाधन भी दे सकता है, और वो अपनी कुछ नई तकनीकें जो हैं वो भी आपको दे सकता है, और उसकी वजह से आपके पास बेहतर संख्या के अंदर ग्राहक आएंगे। तो ये मुख्य रूप से 4 तरह के सैलून ओनरशिप के तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सैलून ओन करना चाहता है, चालू करना चाहता है, चाहे वो चारों में से कोई भी स्वरूप में हो, उसको इन क्रमबद्ध तरीके से 10 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस कराना होगा, पंजीकरण हमारे व्यवसाय का, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर और टैन प्राप्त करना होगा, फायर एनओसी प्राप्त करनी होगी, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना पंजीयन कराना होगा, जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्रोफेशनल टैक्स यदि राज्य सरकार या स्थानीय कोई बोर्ड लगाता है वो देना होगा, ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा, लेबर लॉ की तरह पंजीयन कराना होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि उसने पार्लर खोला है, और यदि वह म्यूज़िक और कुछ दृश्य श्रव्य आदि की वस्तुएं दिखाता है, प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसकी भी उसे परमिशन पेटेंट एक्ट के तहत लेनी होगी। तब जाके वो एक सैलून का ढंग से मालिक बन पाएगा और कानून और व्यवस्था की तरह फॉलो करते हुए वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाएगा। इसका यूनिट का महत्व 7.1 का और भी इसलिए बढ़ जाता है कि आप में से कुछ लोग जो यहाँ से पास आउट होंगे वो सीधे सैलून ओनरशिप पे तो नहीं जाएंगे,
कुछ समय हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ब्यूटी पार्लर में, किसी फ्रेंचाइजी में, किसी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड जैसे लैक्मे के भी सैलॉन्स हैं आजकल, और भी कुलसुम नवाज़ एंड ऑल दैट, उनमें आप कुछ समय काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ पैसा भी कमाएंगे, और उसके बाद जब आप खुद अपना बिज़नेस सेटअप करने की सोचेंगे तो इन चारों ओनरशिप टेक्निक्स के थ्रू आप अपना काम शुरू कर सकेंगे और आप अपने काम के खुद मालिक हो सकेंगे। थैंक यू।